अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी में इजाफा होता चला जा रहा है, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। पहले इमरान खान साहब, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मुनहरिफ अरकान सामने आते हैं, फिर वो सिंध हाउस में क़याम पजीर होते हैं। सिंध हाउस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अलॉन्ग विद 2 MNAs धावा बोलते हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, फिर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, फिर मुख्तलिफ़ TV टॉक शोज़ में उन्हें बुरा भला कहा जाता है और उसके बाद इमरान खान साहब उन्हें माफ़ करने की दावत देते हैं और कहते हैं कि अब भी वक्त है कि वो वापस आ जाएं, और वो अपने किरदार को तशबीह देते हैं एक वालिदैन के किरदार से। तो जिन्हें एक रात पहले तक गालियाँ दी जा रही होती हैं, उन्हें ही हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वापस बुला रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ वज़रा वापस बुला रहे होते हैं। फिर कहीं पर उन पर गद्दारी के मुकदमात और उनको इस तरह से ट्रीट करने की बातें की जा रही होती हैं जो इंतहाई सख्त हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। फिर कहा जाता है कि एक सदारती रेफरेंस की तैयारी हो रही है। वो सदारती रेफरेंस को जमा करा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और लार्जर बेंच तश्कील देने का फ़ैसला भी हो जाता है, और फिर आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल भी कर लेती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ जलसों की बात है तो उस पर बड़ा वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ आया कि इंतज़ामिया और हुकूमत और अपोजिशन को डीग चौक पर जो जलसों की इजाज़त देने से इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात वाज़े की कि तसादुम की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और डी चौक पर ख़ास तौर पर जलसे नहीं होने चाहिए या ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई तसादुम का ख़तरा हो, और फिर बेहतर है कि असम्बली की जंग को असम्बली में लड़ने दिया जाए। फिर अटॉर्नी जनरल ये यकीन दिलाते हैं कि कोई हजूम का सामना नहीं होगा, कोई मामलात नहीं होंगे, लेकिन जो वज़रा के बयानात हैं वो इसके बरक्स हैं। फिर OIC कॉन्फ्रेंस मेहमान आज पहुंचना शुरू हो गए, इनकी आमद का सिलसिला जारी रहेगा। एक बड़ी कामयाबी हुकूमत इसे करार दे रही है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि इतनी कोशिश शायद भारत और इसराइल ने नहीं की जितनी अपोजिशन इसको सबोटाज करने के लिए कर रही है। एक इस वक्त देख रहे हैं हम कि शदीद जो सियासी पारा है वो हाई है, और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है अगर वोट होना है, और वोट के बाद क्या सूरत हाल होती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर तमाम तर नज़रें इस वक्त मरकूज़ हैं। फिर जो इजलास आज के दिन नहीं बुलाया गया और 25 को बुलाया गया है, उस पर भी अपोजिशन के शदीद एतराज़ात हैं, लेकिन हुकूमत के पास एक जवाज़ है कि क्यों इस इजलास को डिले किया गया। और अब जब 28 तारीख को वोटिंग होनी है, आया वो होती है या स्पीकर कुछ और करते हैं, और फिर एक आइनी बहरान पैदा होता है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो देखने की हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ज़ैगम खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये बाकी तो सारी बातें मैं ज़ाहिर है उस पर राय आपकी लूँगा, लेकिन जिस तरह से इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इस वक्त PTI की हुकूमत कर रही है और वज़रा कर रहे हैं, और सिपाही किसके पीछे खड़ा होता है, चोर के पीछे नहीं खड़ा होता, न्यूट्रल की बातें, ये आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़्यादती की बात है? फिर एक आज सीनियरिटी की बात भी खान साहब ने कर दी। तो ये क्या चाह रहे हैं कि अगर हमारा इक़्तिदार जा रहा है तो हम सारे मामलात को ही लपेटेंगे? डेस्परेट मूव्स हैं या क्या मामला क्या है? किस तरह देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बदकिस्मती है कि कभी ऑपोजिशन अदारे को मुतनाज़ा बनाती है, कभी हुकूमत बनाती है। ये दुरुस्त नहीं है। अब देखिए कि पीछे इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए जब, तो ऑपोजिशन ज़्यादातर सीटें ऑपोजिशन जीत गई। उस वक्त भी ये चीज़ वाज़े नज़र आई ऑपोजिशन को भी और हुकूमत को भी कि किसी अदारे का कोई अमल दखल उसमें नहीं है। इवन मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन जिसको हम सारे हमारे लोग मुतनाज़ा कहते हैं, जनरल इलेक्शन, और उसमें बातचीत करते हैं अदारे के ख़िलाफ़, आप सोचिए कि क्या अदारे ने कहा था कि हमसे इलेक्शन करवाने जाके? कौन गया था किसी के पास? अगर आज इलेक्शन कमीशन उनको कहे कि आके आप इलेक्शन करवाएं तो उनको जाना होगा। अगर ना जाएंगे तो वो आईनी बहरान एक बन जाएगा और उनको फिर इल्ज़ाम आएगा। फिर हमारी तारीख है कि जिस किसी ने भी इलेक्शन कराया, वो फौज थी या कोई भी था, उस पे हारने वाले ने इल्ज़ाम लगाया और कहा जी कि ये सिलेक्टेड और हमें हराया गया है, ये धांधली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी जुर्रत हमारे अंदर नहीं है, इखलाकियात की कमी और वो जो घटियापन है उसकी वजह से हम ये सारी ऐसी बातें करते हैं।
मैं जैन साहब लेट्स ड्रॉ लाइन हियर। एक बात मेरी जरा प्लीज ले लें, एक पॉइंट ले लें, उस पर जवाब दें सर जैन साहब। एक चीज़ ले लें, अभी आपने जो बात की दैट्स एब्सोल्युटली राइट, उससे 200% इत्तेफाक। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आपने कहा जो जमात हारी उसने इदारों पर इल्ज़ाम लगाए, वो हमेशा वो था जो लूजिंग एंड पे था, जो हार चुका था वो इल्ज़ाम लगाता था या मिलाइन करता था इदारों को। इस दफ़ा की मामला बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बोलना शुरू किया जब वो हट गए कि मुझे क्यों निकाला, फिर बाहर जाकर नाम लेना शुरू किए। खान साहब वाइल इन पावर और इनके वज़रा ये इदारों को पावर में होते हुए मुतनाज़े बना रहे हैं, ये क्या पहले हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इस तरह नहीं हुआ, लेकिन होता रहा है। जैसे अभी नवाज शरीफ साहब ने सारी जिंदगी अदारों के खिलाफ साजिश की है, वो तो हमें पाकिस्तानी आर्मी को यूनाइटेड नेशन में भी जलील कराने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि ये यही था ना कि कहा दहशतगर्दी बॉम्बे में हमें नहीं करानी चाहिए थी, और वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वहां पे कोर्ट की गई। इनको अपने मफादात के रोशनी में ये देखते हैं, अंधे हो जाते हैं, मुल्क के मफाद का नहीं देखते। ये हो पीटीआई हो या कोई भी और हो, ये हर पार्टी जो है अपने वक्त में अपने मफादात के लिए हर तरह की फजूलियात बोलती रही। अब यहाँ पे मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पे ये न्यूट्रल वाली कहानी चलाई ऑपोजिशन ने, और उससे यही इसी तरह का एक नतीजा अखज़ किया पीटीआई ने। जैसे पीटीआई कहा करती थी कि फौज और हम एक पेज पे हैं, तो अपोजिशन उससे एक नतीजा अखज़ करती थी और तनकीद करती थी। तो नहीं, गलत। अगर आर्मी कहे कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे कि आईएसपीआर ने, डीजी आईएसपीआर ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, वो ये कहा था कि जनाब हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यही आईने पाकिस्तान कहता है। हम तो रोज ये कहते हैं कि भाई हमारा लेना देना नहीं है, आप करें, हमें क्यों मुलव्वस करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है मुल्क के मुफाद में नहीं, लेकिन बदकिस्मती कि इन हजरात ने जो कि कहते हैं कि हमारा हक है हुकूमत करना, क्योंकि सिविल सुप्रीमेसी और हमने करनी है हुकूमत, सियासतदान ये वो, लेकिन ना इनको हुकूमत करनी आती है, ना इनको मुल्क के मुफादात का कुछ ख्याल। तो यानी कि सब ये एक ही तरह के हैं, जो भी जमात हो सबको अपने अपने इक़्तिदार का हिर्स है, रवैया एक ही जैसे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं राना साहब की जानिब बढ़ूंगा। आमिर इलियास, राना साहब आप कैसे देख रहे हैं ये हर लम्हा व लम्हा बदलती सूरत हाल? इमरान खान साहब आज भी दावेदार हैं कि ये लोग वापस आ जाएंगे, वापस आने के कोई रास्ते बच गए हैं, किस तरह से लाया जाएगा? पैसों के इस्तेमाल पर वो यकीन नहीं रखते, दूसरी जानिब वो कुरान पर हल्फ दे रहे हैं कि कोई पैसे नहीं है, ज़मीर की आवाज़ है। एक ड्रॉ की जा रही है लाइन के, माजी में ज़मीर की आवाज़ थी, विकटें गिर रही थी, आज जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग है और दीगर मामलात हैं कि कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? आपने जो भी बातें कही कि नवाज शरीफ के ऊपर उनका एक स्टैंड है और शुरू से है, मैं उसके ऊपर, वो उनकी जाती राय है, लेकिन जिस तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मुसलसल कर रहे हैं और अक्टूबर से जो काम शुरू हुआ तो न्यूट्रल होना पड़ा, और न्यूट्रल कहने के लिए लफ्ज की तरफ न जाएं। डीजीआईएसपीआर को ये कहने की मजबूरी पड़ी और बहुत अच्छा हुआ, ताकि जो मुतनाज़ा किरदार 2018 में आया उसमें नैब की प्रेस रिलीजों से लेकर टेलीफोन कॉल्स तक, ये कोई चीज़ अब मैं और आप आंखें बंद कर लें और खामोश हो जाएं कि नहीं हुआ था, तो किरदार तो था, मुतनाज़ा हुआ, जिसके नतीजे में सारे लोग बोले, और आज एक न्यूट्रल पोजीशन ली गई जिसपे प्राइम मिनिस्टर को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से न्यूट्रल, कभी वो न्यूट्रल एम्पायर की बात करते हैं, कभी वो न्यूट्रल इंडिया की पॉलिसी पे बात करते हैं। उस पर तो कोई नहीं बोलता कि आज इंडिया क्यों सच्चा, मोदी के जीतने की कौन दुआएं कर रहा था। तो ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, उसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो कोई बात नहीं कर रहे उसके ऊपर। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कब क्या सोच रहा है।
अच्छा, अब आप आ जाएं कि जी ज़मीर की आवाज़, जब सेनेट के इलेक्शन में मैनेज किया गया चेयरमैन सेनेट को कि हिज़्ब इख्तलाफ के ज़्यादा वोटों के बावजूद चेयरमैन सेनेट जितवा दिया गया, तो ये सारे के सारे वफाकी वज़रा कहते थे ये ज़मीर की आवाज़ है। तो आज इनका ज़मीर सोया हुआ है या उस वक्त सोया हुआ था जो अब कह रहे हैं कि जी नहीं, चूंकि अब हमारे अरकान जा रहे हैं, ये सारे वही अरकान है 90% से ज़्यादा जो हाँक के ले जाए गए थे दूसरी पार्टी में, PTI में इकट्ठे किए गए थे। पहले इनको जनूबी सूबा पंजाब का महाज बनाया गया और उसके बाद PTI में गले में मफलर डलवा के, कुछ पटा कहते हैं, कुछ मफलर कहते हैं, जो PTI का अपना झंडा है वो डलवा के इमरान खान साहब ने सबको शामिल किया। तो उस वक्त सारी विकटें गिर रही थी। ये सारी बातें हो रही है ना। तो बात ये है कि अगर न्यूट्रल पोजीशन बन गई है तो हो जानी चाहिए और वंस फॉर ऑल सेट कर लें कि जी आप अपना सियासतदान अपना किरदार अदा करें, बतौर मिलिट्री हम अपना काम कर रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि अगर आप पाकिस्तान के कौमी मामलात में ये समझें कि ये फौज का इनपुट नहीं होना चाहिए तो आप गलत हैं। ये दुनिया भर में होता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे इनपुट में ना आए, वो भी आएंगे, हमारी फौज भी आएगी, क्योंकि फौज कोई बाहर से तो नहीं आई, मेरी अपनी फौज है, पाकिस्तान की फौज है। उसको जब हमें दुनिया के साथ डील करना है तो सिक्योरिटी इनपुट किससे होगी? सियासतदान ने बेशक पॉलिसी लेनी है, लेकिन मटेरियल कौन फराहम करेगा कि दूसरे की सोच क्या है, कर क्या रहा है। एक बहुत अच्छी बात है, एक आईनी अमल अब होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट कहीं इन हो रही है कहीं आउट हो रही है, क्योंकि एक लार्जर बेंच उन्होंने मंडे उसके लिए 24 तारीख के लिए तश्कील दे दिया है। उसके अंदर बहुत से सवाल तय हो जाएंगे, चाहे वो ताहयात नाअहली का हो या डिस्क्वालिफिकेशन का हो। लेकिन जो कुछ आप सोच रहे हैं ना कि जी बचत होनी चाहिए और किस किस्म के मुनर्रिफीन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो ये आपके किसी रवैये से हुए ना। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको सोचना चाहिए था कि ये जो सारे लोग आए हैं ये क्यों आपसे नाराज हुए हैं। आप क्या उस शीशे के घर में बैठ के दूसरों पे पत्थर मारेंगे जब आप PMLN के सिटिंग MPs के साथ, MNAs के साथ लाहौर में भी मिलते हैं, इस्लामाबाद में भी बुला के मिल लेते हैं चंद एक के साथ, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल ठीक बात होती है कि जी आपने जो कुछ कहा वो बहुत दुरुस्त बात है। और जो दूसरा कह रहा है, क्योंकि आपकी राय अब उसके साथ नहीं है, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं गलत है और आप उसको जीने नहीं देंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल गलत बात कही। इखलाकी तौर पे अगर कोई पार्टी के ऊपर जा रहा है तो आइन ने ये मंशा क्यों दी, सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तय कर देगी, लेकिन बड़ा क्लियर है कि आप वोट डाल सकते हैं। जब आप वोट पार्टी की विशेष के खिलाफ अपने जमीर पर डाल देंगे, पार्लिमानी हेड के कहने पे भेजना है और फिर इलेक्शन कमीशन नाअहल करेगा, उसके ऊपर भी अपील मौजूद है। लेकिन ये सारा काम, जैसे सेनेट के इलेक्शन में जब आप खुफिया वोट से जीत रहे होते हैं तो आप ठीक है, जब आपको पता है कि इस दफा मेरे साथ मुझे रिपोर्ट्स आ गई हैं कि मैं हारूंगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज देते हैं कि जी इसके ऊपर आप फैसला दें कि वो सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। राइटली सेड राना साहब, पॉइंट वेल टेकन। मैं ज़ैगम खान साहब की जानिब बढ़ूंगा। खान साहब, अब ये तो मामला लार्जर बेंच जो देगा, लेकिन ये ताखीरी हरबा तो नहीं हो सकता बज़ाहिर। जो कानूनी माहिरीन भी हमें बता रहे हैं, वोटिंग तो बर वक्त होगी और उसका फैसला भी आएगा। फैसला बाद में जो चीज़ें आएंगी उनकी इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है सर? देखिए, स्पीकर के जो अख्तियारात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ तक कि असम्बली के रूल्स का ताल्लुक़ है। लेकिन स्पीकर हो या सदर पाकिस्तान हो या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, आइन के बारे में किसी के पास अख्तियारात नहीं है जो आइन में चीज़ वाज़े लिखी हो। लेकिन अरसान साहब, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें इन 14 लोगों को वोट करने की इजाज़त नहीं मिलती, नाअहल करार दे दिया जाता है पहले ही वोट डालने से पहले, फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि PTI ये नाअहल कौन सर करार देता है? ये नाअहल कौन करार देता है? मैं बिल्कुल उनकी विश पे जा रहा हूँ ना, PTI की विश पे चले जाते हैं, ठीक है, PTI की विश पे चले, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना। लगता तो देखिए इम्प्रॉबेबल सिनेरियो है, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है ना, इसीलिए अदालत में गए हैं, यही वो बार बार कह रहे हैं वज़रा हमें। फ़र्ज़ करें ये 14 लोग अभी नाअहल हो जाते हैं, बैठे बैठे नाअहल हो जाते हैं, दे आर फोर्स्ड टू रिज़ाइन व्हाटएवर। तो फिर क्या हुआ कि PTI की कोalition जो है उसमें रह गए 165 मेंबर। 172 जो मेजॉरिटी के लिए चाहिए उससे कितने कम हुए? उससे कम हुए, आप देख लीजिए, 7 लोग कम। तो PTI की हुकूमत की अक्सरियत असम्बली में ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें एग्जेक्टिव और पार्लिमान आपस में जुड़ी हुई है। अगर पार्लिमान में एग्जेक्टिव को अक्सरियत ना हो तो वो चल ही नहीं सकते। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि अपोजिशन अपनी मर्ज़ी का स्पीकर ले आएगी। उससे अगला स्टेप क्या होगा? वो अपनी मर्ज़ी के लेजिस्लेशन करना शुरू कर देगी। कैसे हुकूमत चलेगी? आगे क्या होगा? आपको पता है, आगे आ रहा है बजट।
जिसको मनी बिल कहते हैं। और बजट अगर कोई हुकूमत पास ना कर सके तो वो खुद ब खुद गिर जाती है, क्योंकि उसके बाद आईनी तकाजा है कि बजट के पास ना होने की सूरत में वज़ीर आज़म साहब ने जाकर एतमाद का वोट लेना है। फिर वो एतमाद का वोट कैसे लेंगे? तो हकीकी तौर पर इस वक्त ये हुकूमत जो है इफ़ेक्टिव नहीं रही, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में उस दिन हुकूमत इफ़ेक्टिव नहीं रहती जिस दिन उसके पास हाउस में अक्सरियत नहीं रहती, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो या ना हो। असल मसला है पार्लियामेंट में अक्सरियत का। पार्लियामेंट में अक्सरियत होना हुकूमत के लिए एब्सोल्यूटली नेसेसरी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो ये चीज़ हुकूमत को भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। डिले से क्या होगा? प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे ना इस वक्त, जबकि हमें एक इफ़ेक्टिव हुकूमत की ज़रूरत है। पाकिस्तान इतने बहरानों का शिकार है, तो बजाय इसके कि वो बो आउट करें, वो अपना केस अवाम के पास लेकर जाएं। अगर उनके पास सबूत हैं तो इन मेंबर्स को कोर्ट में लेकर जाएं, जो रिकोर्सेज अवेलेबल हैं वो लें। 1 साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा, मैक्सिमम साल 1.5 साल में इलेक्शन हो जाएगा, तो उनको तो एक लिहाज से बड़ा फ़ायदा हो गया कि अवाम के पास अपना केस लेकर जाएं। उनकी सारी गलतियाँ जो उन्होंने सत्यानाश किया है मईशत का और गवर्नेंस का और कौम के इदारों का, उससे वो धुल जाएंगे तो अगले इलेक्शन में 2/3 लेकर आ जाए, सिंपल मेजॉरिटी लेकर आ जाए। लेकिन ऐसा क्या मसला है कि इमरान खान साहब और उनकी अना और वो इस वक्त पूरे मुल्क को भेंट चढ़ाने को तैयार हैं, बजाय इसके कि जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक जाएं, जहाँ पे गलत बात हुई है तो उसको भी कोर्ट में लेकर जाएं। राना साहब, क्या तसादुम की सूरत हाल बन रही है, तसादुम की फ़िज़ा बन रही है? ये चाहेंगे कि कुछ भी और हो जाए, हम मत ये तमाम तर प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, या इवेंचुअली इस प्रोसेस ने कंप्लीट होना है, फिर बाद की कोई स्ट्रैटेजी होगी? बज़ाहिर जो इरादे हैं हुकूमत के वो ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं और अपोजिशन भी भरपूर जवाब देने की तैयारी रखती है। वो भी कोई इस वक्त अफ़ाम व तफ़हीम वाला मामला दोनों तरफ से हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, जब हिज़्ब इख्तिलाफ मैदान में आ गई है, तहरीक अदम एतमाद दे दिया, तो वो पीछे क्यों चले जाए? वरना तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमेशा ही ताउन का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, जिसे झटका हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने। और तसादुम की सिचुएशन ये है कि अगर गवर्नमेंट ने अब मज़ीद तसादुम चाहा सुप्रीम कोर्ट की राय के, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया अभी तक, लेकिन राय ज़रूर दी है कि ये नहीं होना चाहिए डी चौक में और इस किस्म का। और उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से भी आ गया और PTI की तंजीम ने भी दे दी कि हम परेड ग्राउंड में जलसा कर लेंगे 27 को और इंतजाम किए जाएँ। और लेकिन एन मुमकिन है ना, हम इमरान खान साहब को अगर देखें तो ये ना हो शाम को या तो अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर रहे हो या उनको बरतरफ कर दिया जाए कि भैया आपने कैसे कहा कि वो वोट डालने के हामी है। हमारा रेफरेंस ये है कि वोट डल सकता है कि नहीं डल सकता, और आपने पहले ही राय हमारे खिलाफ दे दी। तो फिर गवर्नमेंट तो जाएगी ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल वोट डलवाने के लिए हम कहेंगे और रास्ता दिया जाएगा डी चौक के बाहर। लेकिन फवाद चौधरी की तो गुफ्तगू और है, बाकी वजीरों की तो और है। वो कहते हैं 10 लाख लोगों में से आपने वोट डालने के लिए भी जाना है और उनमें से गुजर के आना, और हम देखेंगे कौन सा माई का लाल गुजरता है। तो ये चीज़ें मतलब ज़ाहिर दफ़ा 91 भी है। हम ये समझते हैं जिस तरीके से स्पीकर की तरफ से पहले बयान आया, फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, कि मेरी मर्जी नहीं, मैं रूल्स के तहत चलूंगा, और उन्होंने की अपनी मर्जी। क्योंकि जब एक तरफ गवर्नमेंट की राय ये है, जो 25 को हम देखेंगे भी सही, कि वो रिवायत की इतनी पाबंद है कि वो कहेगी कि नहीं अदम एतमाद की तारीख हम बाद में देखेंगे, पहले जो मेंबर असम्बली फौत हुए आज हम इजलास मुलतवी करते हैं, तो वहाँ आइन की मंशा पीछे चली जाएगी और रिवायत की बात आ जाएगी। और अगर आप आइन और रिवायत को मिलाएंगे तो 14 दिन के अंदर सेशन होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है और रिवायत भी ये कहती है, और हमेशा से ये हुआ है कि कई दफ़ा हुआ कि 14वें दिन ही इजलास बुला दिया स्पीकर ने कि गवर्नमेंट को रिलीफ मिले। तो गवर्नमेंट को रिलीफ तो स्पीकर ने दिया है, ताकि इस दौरान जो मेंबर्स जिनको कभी कहा गया कि तुम लोटे हो, जो उनको ब्रोकर, आज अंग्रेजी की इस्तेलाह इस्तेमाल कर ली उन्होंने, शहबाज गिल साहब ने, इन्हीं मेंबर्स के लिए, मैं तो नहीं उनका उर्दू तर्जमा कर रहा, तो फिर उनको बाप भी बना दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि जी मैं आपका बाप हूँ और मैं कह रहा हूँ घर पे वापस आ जाए। ये कैसे ब्रोकर हैं, कैसे वाले साहब हैं उनकी कभी फैमिली को वो टॉर्चर करने के लिए कह रहे हैं, कभी उनके बच्चों के लिए कह रहे हैं, घरों को मुश्किल बना रहे हैं। गवर्नमेंट अपना हर वो हरबा इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है जिसके तहत ये मेंबर किसी भी तरीके से वापस आ जाए। और मेंबर्स वो हैं जो सिंध हाउस में भी खुद पहुंचे हुए हैं अपने घरों से। देखे ना, बखर से जफरुल्लाह जो डॉक्टर अफजल डांडला है, उन्होंने वीडियो जारी की वहां से अपनी
जो मजारी साहब है वो अपनी वीडियो अलग और इंटरव्यू दे रहे हैं। अहमद हसन ढेर जिनके 3.5 साल से शाह महमूद कुरैशी से एक दिन नहीं बनी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने तो उनको कहा था कि ये इलेक्शन हार जाएंगे और वो जीत भी गए। टिकट भी उन्होंने लोगों के जोर पे जाके बन्नी गाला से लिया था। ये सारे वो लोग हैं जो खुद बोल रहे हैं कि नहीं जनाब हम पे कोई प्रेशर नहीं है, हम अपने तौर पे जा रहे हैं। तो भाई अगर आपको, जब हम ये बार बार कह रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ से आपकी मसला है जात का, तो अपोजिशन लीडर से नहीं होना चाहिए। वो एक कानूनी आईनी दायरे में अपोजिशन लीडर है, आप उनसे बात करें। ये जो आज दुख तकलीफ हो रही है कि चाहे वो ओपन वोटिंग हो या इस तरह की वोटिंग हो, तो ये बार बार बात बताई जा रही थी कि रूल वाला आप अपोजिशन के साथ बैठे और इनको ठीक कर लीजिए, और ये सारी चीजें ठीक हो जानी थी। लेकिन चूंकि आपके ध्यान में था कि नहीं ये चोर डकैत है और मैंने इनसे बात नहीं करनी, तो आपके मेंबर्स ने उनसे बात कर ली। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। मेरा ख्याल है हुकूमत तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। हुकूमत इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़ैगम खान साहब, कोई मौजज़ा जिसकी तवक्को, जिसके इशारे इमरान खान साहब दे रहे हैं कि नाकाम करेंगे हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, 2023 की भी तैयारी उनकी पूरी है। ये एक तो ज़ाहिर हौसला बढ़ाने के लिए भी होता है, अपने आप को हौसला देने के लिए भी होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो अब भी मामलात को तब्दील कर सकती है इस हुकूमत के लिए, या इट्स रिटन ऑन द वॉल कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हुई हैं गवर्नमेंट के लिए? देखिए, मुस्तकबिल में तो कुछ भी हो सकता है, ज़ाहिर है मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ आलिमुल गैब को है, कुछ बदल सकता है। लेकिन आज के दिन जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसमें तो कोई ऐसा अमकान नज़र नहीं आता। एक चीज़ जो मुस्तकबिल करीब में चंद दिन पहले या इस वक्त तक हुकूमत को फ़ायदा दे सकती थी और दे सकती है, वो ये है कि आज तमाम इत्तेहादी इकट्ठे होकर डिक्लेयर कर दें कि हम हर सूरत में हुकूमत का साथ देंगे। इससे हुकूमत का मोरल काफ़ी बुलंद हो जाएगा। जो लोग बाहर गए हुए हैं शायद वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। मज़ीद लोग जो आप देख रहे हैं कि डोमिनोज़ गिर रहे हैं, जितना वक्त हुकूमत गेन कर रही है उसको फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है कि वो लोग जो साइड लाइन्स पर थे वो भी आपको हुकूमत से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगता नहीं है कि इत्तेहादी इतनी ऐसी रियायत हुकूमत को देंगे, हालांकि उनको देनी चाहिए, वो कैबिनेट में बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। तो जहाँ पर उनको अपने इत्तेहादी तक रियायत देने को तैयार नहीं, तो वहाँ पे वो लोग जो मुनहरिफ हो चुके हैं, उनसे अलग हो चुके हैं, वो कहाँ पे देंगे। और देखिए, इनका जो मॉरल केस इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं उसकी तो बुनियाद ही नहीं बनती। आप पंजाब असम्बली में देखिए, कब से वो अपोजिशन के मेंबरान को, PMLN के 4-5 मेंबरान को मुनहरिफ करके बैठे हुए हैं। कभी वज़ीर आज़म साहब उनसे मुलाकात करते हैं, कभी जो है वज़ीर आला मुलाकात करते हैं। आप ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो उनको भी इंड्यूसमेंट दी गई है ना, वो ऐसे तो नहीं अपनी पार्टी से अलग होकर खड़े। और इसलिए उनको मिलाया गया था, और उस वक्त मिलाया गया था जब ये ख़तरा पैदा हुआ था कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आएगी। यानी एग्जैक्टली उन्होंने वो किया, और इनसे पहले किया, जो कि अपोजिशन पर जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब पंजाब में अदम एतमाद का ख़तरा पैदा हुआ तो इन्होंने अपोजिशन के मेंबर तोड़ लिए, और आज भी वो टूटे हुए हैं और इनके साथ हैं। और ये वो बार बार उनको ये अपने साथ उनकी फ़ोटो सेशंस कराते हैं, उनको सामने लाते हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से राना साहब ने बहुत अच्छी तरह रोशनी डाली, जिस तरीके से ये पार्टी को बनाया गया, जिस तरीके से इस इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ और 2018 के इलेक्शन के दरमियान में जो कुछ हुआ, मतलब उसके बाद मॉरल ग्राउंड रह क्या जाती है हुकूमत के पास। और जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से मेंबर्स को ट्रीट किया गया, ये कोई ऐसे मेंबर्स नहीं है, इनमें वो मेंबर भी है जो पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है, जो शायद 20-22 करोड़ PTI को देकर भी भूल जाए। और ये तमाम लोग जो हैं, इनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो मुसलसल 2-2.5 साल से अपने ग्रीवेंसेस जो है वो एक्सप्रेस कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़। इनमें से कोई ऐसी तादाद नहीं है लोगों की जिनके बारे में, जिनकी शोहरत बुरी हो या जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हो। रादर आपको इनमें अपराइट लोगों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है, उन लोगों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है जो 2-2.5 साल से अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होकर बोल रहे थे। राइटली सेट। ज़ैगम खान साहब, मैं ज़रा क्विकली जनरल साहब से, जनरल साहब अगर ये बाज नहीं आते और ये भी एक भरपूर जलसा करते हैं जहाँ भी, और इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, और अगर एंट्री पॉइंट से एक होंगे, काफ़िले आ रहे हैं,
मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़र रहे हैं, और अगर 25 के बाद 25 पहले इजलास में गहमा गहमी होती है और 26 से ये मामला शुरू होता है और कोई तसादुम की सूरत ऐसी बन जाती है, फिर क्या रास्ता क्या निकलेगा? देखा, तसादम करना तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ वो वतन के साथ, पाकिस्तान के मफाद में ये चीज़ें है ही नहीं। आप ज्यादती करेंगे, वो हुकूमत करे या कोई भी करे, इनको जलसे जुलूसों से परहेज करना चाहिए। ये एक आईनी मसला है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में हल होना है। बाहर मजमा लगाने का तो कोई तुक नहीं बनता, उसकी कोई मेरी समझ से बाला तारीख को जवाब नहीं उसका। रही बात ये है कि ये जो लोग अभी जो डिफेक्ट किए हैं, इनको मेरे भाई जैगम साहब किस नज़र से देखते हैं और दूसरे किस नज़र से देखते हैं, ये फर्क है। देखें, ये जाके अगर जरदारी साहब से मिलते तो मिलते रहते। ये बहुत बड़ा मसला है, ये बड़ा मुख्तलिफ है। देखें, पाकिस्तान की सियासत में एक गलाजत है, हमें समझना होगा और उसको साफ करना है। पहली बात तो ये कि इलेक्शन के दिनों में पार्टियां बदलना, ये तो हमारा वतीरा और हम करते आ रहे हैं। हमारे मुशर्रफ के खिलाफ हमने चलाई मुहिम और मुशर्रफ के 100 से ज्यादा लोग जो है वो नून लीग में शामिल हो गए। इसी तरह वो पहले नून लीग से मुशर्रफ की लीग में चले गए थे। वो सारे पाक साहब है, वो क्यों लीग के हों, कोई चौधरी हों, कुछ हो। इसी तरह वो पीपीपी में गए थे, पीपीपी से पहले मुशर्रफ के साथ जा मिले थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं। वो आके फिर पीटीआई में भी शामिल हो गए। बाद में जब पीटीआई को देखा रूस की तरफ जाते, इसमें भी शरीक हो गए वो लोग। लेकिन देखने की बात यह है, जो ये कहते हैं कि हमें इमरान खान से गिला है, परफॉर्मेंस नहीं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? इनमें से कभी किसी की आवाज सुनी है पार्लियामेंट में आपने? मैंने तो खांसी तक नहीं इनकी कभी सुनी। ये परले दर्जे के बेकार किस्म के लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पोजीशन को, उनके अलावा इसमें कोई नहीं। तो जन साहब, ये तो सारी बातें खान साहब को पता थी ना, और उनका तो भाई पता, खान साहब देखो ना, तो खान साहब को पता थी, तो खान साहब आज इस सिचुएशन में है ना। वो तो इस सिचुएशन में ना, मैं पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूं जी। भाई, मेरा मसला सिर्फ खान साहब नहीं है, मेरा मसला ये सियासत है जो हमें बर्बाद कर रही है। राजा रियाज को देखो, वो कहता है इस पार्टी का मंशूर था, ये पूरा नहीं हुआ। और ये वाहिद आदमी है जो सबसे पहले जब जहांगीर तरीन के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा और उसको अदालत में लेके जाने लगे तो ये फूल फेंक रहा था। ये करप्ट आदमी के साथ पहला बंदा था जो खड़ा था। ये गलाजत है, ये ले बैठी हमारी सियासत को। सियासतदान ने अगर हुकूमत करनी है तो सियासत साफ सुथरी करनी होगी, मुल्क के मफाद भी करनी होगी। और वो तमाम पार्टियों में ये घुसे हुए हैं लोग। अब सवाल जान साहब यही बचता है ना कि ये कौन करेगा पाक से, क्योंकि ये कौन करेगा पाक? एक उम्मीद की किरण थी, वो भी ना पाक कर पाए, तो फिर अब कौन आएगा? मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात जी 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 सर। इमरान खान बुरा सही, लेकिन वो दूसरा कौन सा अच्छा जिसने उनको कैद करके रखा है वहां पे सिंध हाउस में? नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे ना जान साहब कि वो अच्छा। मैं बात सवाल कर रहा हूं, मैं तुम नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे या करना नहीं चाहिए। हमें इस सियासत का रोना चाहिए कि तुम सारे गलाजत को, तुम सब गंदा काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। जब तुम्हें हुकूमत बनानी होती है, जो जलील मिलता है उसको आगे साथ लगा लेते हैं, वो इमरान खान हो या कोई भी हो। तो पूरा का पूरा निजाम में मसला है, इस सियासी निजाम में की वजह से। देखें, जब मौलाना ने पहले दिन सबके पीछे लग के कहा कि हलफ मत लो जाके, उस दिन इमरान खान की या पीटीआई की परफॉर्मेंस का कोई किस्सा था? वो उसकी सवाए उस आदमी की बेरोजगारी के कुछ नहीं, और आज दिन तक वो शैतानियत में लगा रहा वो बंदा। क्या था? मैं जन साहब, आई गॉट योर पॉइंट कंप्लीटली। मसला ओवरऑल पूरी सियासी निज़ाम में है, इन सियासी लोगों में, इस कल्चर में है। ये किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है। और उसी की भेंट आज इमरान खान साहब भी चढ़ गए। माजी वाले तो वैसे ही हम उन पर तनकीद करते रहते थे। अब ये था कि ये तो यूथ की पार्टी है, नए लोग आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट हैपन। जन साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली। एक बात मैं और कर दूं, जितनी हुकूमतें आज दिन तक गिनी, वजीर आजम पूरी नहीं कर सके मुद्दतें। 3 हुकूमतों के जिम्मेदार गिनाने में नवाज शरीफ थे। अदालतों में भी गए पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के खिलाफ। अब भी वो जिम्मेदार है इस हुकूमत को गिराने में। और कल को वही शख्स कहेगा कि ये क्या माजरा है, पूरे पाकिस्तान में कभी किसी को वक्त पूरा नहीं करने दिया, किसी वजीर आजम को। साजिश हर दफा वो करता है। ठीक, पॉइंट वेल टेकन जल साहब। मैं एक्सीडेड द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अहलाने के बाद।